अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं गज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार ख़ान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। नाजरीन, बांग्लादेश में एक दफ़ा फिर से खाना जंगी सी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। अब ये सूरत हाल पैदा कैसे हुई, क्या क्या पहलू थे उसके, आज की ये पॉडकास्ट इस सारी सिचुएशन के नाम। ये कहानी का आगाज़ होता है कुछ दिन पहले, जब बांग्लादेश की एक हाई कोर्ट एक बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन को रीइंस्टेट करती है। और ये डिसीजन कुछ यूँ जाता है कि 56% ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरियां हैं, वो उसका 56% जो है वो जाएगा जो लोग 1971 की जंग में इन्वॉल्व थे उनके रिलेटिव्स को, तो थोड़ा बहुत जाएगा माइनॉरिटीज़ को और अदर सेगमेंट्स। लेकिन 56% इज़ अ ह्यूज नंबर। मतलब अगर 56% ही ये सारी नौकरियां ऐसे लोगों को चली जाएं जिसमें ज़्यादातर हम बड़े ज़्यादा देखते हैं करप्शन भी होती है, तो बाकी सारे लोग कहाँ जाएंगे? जो मेरिट में हैं वो कहाँ जाएंगे? मेरिट तो फंस गयो। इस डिसीजन से स्टूडेंट्स को आता है गुस्सा, एंड राइटफुली सो, और फिर वो फैसला कर लेते हैं भाई कि हम तो ऐसे नहीं बैठेंगे, हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, सड़कों पे निकलेंगे और पुरअमन एहतजाज करने सड़कों पे निकल आते हैं। लेकिन सिचुएशन ख़राब होती है तब जब उनका सामना होता है रूलिंग पार्टी के स्टूडेंट विंग से। इनकी आपस में झड़प होती है, झगड़ा होता है, और जो पुरअमन एहतजाज थे वो दंगों में बदल जाते हैं। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स सड़कों पे आ जाते हैं। पुलिस से सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। ऐसा कर्फ्यू के 2 लोग या उनसे ज़्यादा कहीं भी नज़र आएंगे तो दे विल बी शॉट डेड। इस सारी सिचुएशन में 200+ एस्टिमेटेड है कि इतने स्टूडेंट्स की जान जाती है, इससे कई ज़्यादा इंजर होते हैं। नेशन वाइड बांग्लादेश में सारी की सारी टेलीकम्युनिकेशंस डाउन है, इंटरनेट डाउन है, कोई भी इन एंड आउट फ्लाइट बंद हैं, एयरपोर्ट सारे बंद हैं। और जो जितनी भी आवाम है अभी वहाँ की, वो ना रूलिंग पार्टी से खुश है, ना इन फैसलों से खुश है, और वो उनको डिमांड अपनी सामने रखते हैं कि भाई कि आपके पास 48 घंटे हैं, हमारी डिमांड्स पूरी करें। और सुप्रीम कोर्ट जो है बांग्लादेश की, वो संडे को ये फैसला सुना देती है और इस कोटा सिस्टम को रिवर्ट कर देती है फ्रॉम 56% टू 7%। अब 93% जितनी भी सीट्स हैं वो सारी जाएंगी मेरिट पे, और बाकी 5% जाएंगी फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स को, 1% एथनिक माइनॉरिटीज़ को, और 1% जाएगी डिसेबल्ड और थर्ड जेंडर को। तो अब देखना ये है कि अभी भी कर्फ्यू नाफिज हुआ है, अभी भी टेलीकम्युनिकेशंस डाउन है, ये सिचुएशन अभी काम रहेगी या ये मज़ीद आगे बढ़ती जाएगी? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से तो ज़रा भी खुश नहीं है, और जल बढ़ती हुई इन्फ्लेशन वगैरह ये सारे भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो स्टार साहब, डू यू थिंक कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अब सड़कों से वापस घर चले जाएंगे, या सिचुएशन अभी भी आपको ऐसी बरकरार रहती नज़र आ रही है? शेख हसीना वाजिद वज़ीर आज़म ने एक भड़काने का काम किया। भड़काना उसने कैसे किया? वो इन्फ्लेम्ड किया, इरिटेट किया, इंस्टिगेट किया, एक लफ्ज़ उसने इस्तेमाल कर दिया। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने, रज़ाकार। अब रज़ाकार की टर्म जो है ना, वो बांग्लादेश में 1971 की जो इंडिपेंडेंस वॉर कहते हैं, हम सकूते ढाका कहते हैं, वो इंडिपेंडेंस वॉर कहते हैं। वो 1971 की इंडिपेंडेंस वॉर में जिन लोगों ने पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दिया था, उसके लिए टर्म इस्तेमाल हुई थी रज़ाकार। ठीक है, उस टर्म से वो नफ़रत करते हैं। शेख हसीना वाजिद ने वो टर्म इस्तेमाल कर दी इन लड़कों के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक तरह से उनको गद्दार कह दिया। रज़ाकार का मतलब था कि वो जैसे पूतर नहीं जाता बंदा, वो पूतर गए, पहले पूतरे हुए थे, मज़ीद पूतर गए। ये उसे अवॉइड करना चाहिए था। शेख हसीना वाजिद इज़ द लॉन्गेस्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। रिसेंटली इलेक्शन जीता है उसने, बिल्कुल रिसेंटली। उस पर ना सिर्फ बांग्लादेश में, बांग्लादेश से बाहर, मतलब केजरीवाल ने भी इस्तेमाल किया कि जनाब मुझे नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन से पहले इंडिया में अंदर कर दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने सारी की सारी अपोजिशन को अंदर कर दिया। पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत ने इंतखाबात से पहले इमरान खान को अंदर कर दिया, हालांकि इमरान खान इंतखाबात से बहुत पहले अंदर था, जब इंतखाबात का अनाउंसमेंट ही नहीं हुई थी। हमें पता भी नहीं था कि इलेक्शन होने के नहीं होने। लेकिन केजरीवाल ने ये जो इस्तेमाल किया था कि शेख हसीना वाजिद ने इलेक्शन से पहले अपने मुखालफिन को अंदर किया। इस खित्ते की पॉलिटिक्स में ही चलता है।
ऐसे ही हर जगह पे चल रहा होता है। हम अपने आप को ना एक ख़ास कैसे जब हम टीवी पे आते हैं ना, अपने आप को सोबर बनाने के लिए कहते हैं, कंडेम करते हैं। हम एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि ये हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी होता है। और इस खित्ते के लोग जहाँ पे इम्प्रूव फॉर्म की और पार्लियामानी गवर्नमेंट नहीं ना होती, वहाँ पर ये होता है कि मुखालफ की ऐसी तैसी कर दो। जैसे पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले इमरान खान की हुकूमत तो मुखालफिन की ऐसी तैसी, आज इमरान खान की ऐसी तैसी हो रही है। अब ये रोटेशन में चलता है, पाकिस्तान में चलता है, ये रोटेशन में बांग्लादेश में भी चलता है, ये रोटेशन में टू एन एक्सटेंट इंडिया में भी चलना शुरू हो गया। अब वो रज़ाकार का जो लफ्ज़ था वो शेख हसीना वाजिद को अवॉइड करना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो वो कहते हैं 1971 की, वो शेख हसीना वाजिद के वालिद साहब शेख मुजीबुर रहमान, हीरो तो वो था। बांग्लादेश का जो गॉड फादर होता है या फादर ऑफ द नेशन जो है शेख मुजीबुर रहमान है, तो शेख हसीना वाजिद उसकी बेटी है। अब शेख हसीना वाजिद को अवॉइड करना चाहिए था। यहाँ तक वो अवॉइड कर रही थी, वो कह रही थी कि ऑन गोइंग ये पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, ये ऑन गोइंग कोर्ट बैटल है, मैं इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है और अदालतों में चल रहा था केस, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, तो इसलिए उसने अवॉइड किया। तो समझ में आती है तो ये क्यों किया, रज़ाकार क्यों कहा। फिर दूसरी बात है कि जो रूलिंग पार्टी अवामी लीग, उसका स्टूडेंट विंग है, वो जो प्रोटेस्ट लड़के कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स कर रहे थे, जो स्टूडेंट यूनियन कर रही थी, वो आमने सामने आ गए। आमने सामने का जो तजर्बा बांग्लादेश को 1971 में हुआ था, उसे अवॉइड करना चाहिए। जाने जाती हैं 150-200 बंदा का जो कत्ल है, सियासी तौर पे इसको कत्ल कहते हैं। पूरी दुनिया में सियासी जब मूवमेंट हो रही हो या सिविल राइट्स की मूवमेंट चल रही हो, उसमें कोई इस तरह की हो जाए ना, तो उसको कहते हैं सियासी कत्ल कहते हैं। ठीक है, कि पुलिस ने गोली चलाई, बॉर्डर सिक्योरिटी वाले ने गोली चलाई, फौज ने गोली चला दी, रेंजर्स ने गोली चला दी, सरकार की तरफ से गोली चले, सियासी मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि जी कोई इंडिया में अगर अंडरवर्ल्ड पे गोली चल जाए तो सियासी कत्ल नहीं होगा, गो कि उसकी मजम्मत भी मीडिया करता है, सिविल सोसाइटी करती है कि आपने इनकाउंटर नहीं करना, फेक इनकाउंटर पुलिस नहीं करना, आपने मुजरिम पकड़ना है। पता उनको भी होता है कि यार पकड़ने से आगे जो अदालती जो सिस्टम है हमारे यहाँ पर, उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, जिसकी वजह से एक रूम, एक स्पेस मिल जाता है अंडरवर्ल्ड के लोगों को। या पाकिस्तान में तो अंडरवर्ल्ड है ही नहीं, पाकिस्तान में तो गैंगस्टर्स हैं, तो ये बात होती है। लेकिन सियासी तौर पे अगर इस तरह से अमवात हों तो उसे सियासी कत्ल कहा जाता है। और स्पेशली अगर देखें रूलिंग पार्टी है, अवामी लीग के स्टूडेंट विंग जाके इस सारी सिचुएशन को एस्केलेट कर रहा है, कैसे हो सकता है कि अवामी लीग को पता ना हो, उनकी लीडरशिप को पता ना हो? नहीं, ये अवामी सतह पर, सियासी सतह पर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कंट्रोल में भी तो उनको लाया जा सकता था ना पहले। देखो मेरी बात सुनो, हम जब कभी भी बात करते हैं ना, वो बड़ी इररेलेवेंट बात इसलिए हो जाती है कि हमारी नज़र में जो वेस्ट की दुनिया है ना, या वो ममालिक जो है ना हमसे बहुत आगे, हम उनकी मिसाल ले आते हैं, उनका कंपैरिजन हमारे साथ नहीं हो सकता। दे आर मोर डिसेंट देन अस, दे आर मोर एजुकेटेड देन अस। अब ये बातें होती हैं कि वहाँ पर ये हो जाए ना तो क़यामत आ जाए। बिल्कुल, अगर बाहर जो जिसकी तरह हम देखते हैं ना कि ये काश हमारा मुल्क भी उस तरह का हो जाए, वो वहाँ इस तरह की इसका 10% भी हो जाए, क़यामत आ जाए। वहाँ पर बिल्डिंगें गिर रही हूँ, सड़कें उखड़ रही हूँ। अच्छा, लेकिन ये गवर्नमेंट की, जैसे कि आपने भी अभी 2 एग्जांपल्स दी, अच्छी खासी मिसमैनेजमेंट तो है यार। मिसमैनेजमेंट को एक और बात होती है, साथ साथ ये होता है कि जोम भी तो होता है ना। अभी शेख हसीना वाजिद ने इलेक्शन जीता, इन्हीं लोगों ने वोट दिए हैं। सही है, भाईजान ने लोगों से वोट लेके आई है, कोई ये थोड़ी है कि रात के अंधेरे में कोई फौजी डिक्टेटर आ जाता है जो मुंतखब हुकूमत ऐसी करके खुद बैठ जाता है। वो भाई वो इलेक्ट होके आई है। लेकिन सारे लोग स्पेशली द स्टूडेंट्स वो तो ये भी कह रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट के पीछे वजह भी एक ये थी कि वो ना तो शेख हसीना से खुश हैं वो, और ना वो जो अभी जनवरी में इनके इलेक्शंस हुए थे उनसे खुश हैं।
They claim that they were rigged. यार you can't say what to say. You can't utter a single word without having any concrete evidence about the election. मैंने पहले भी कितनी दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, धांधली दुनिया में मुश्किल तरीन काम होता है साबित करना, इसीलिए पूरी दुनिया की एफर्ट होती है, जितने ममालिक हैं, कि एक दफ़ा साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाए बस। अगर धांधली हो गई तो भाईजान जिन प्लेटफॉर्म में साबित करना होता है ना, वहाँ साबित नहीं होती वो। उसके लिए कॉन्क्रीट टाइप के एविडेंस, ये मैं बैठा हूँ ना, अंबार लगे हों कॉन्क्रीट एविडेंस के, फिर जाके धांधली साबित होती है। हम तो ज़ुबानी कलामी कहते हैं धांधली हुई है, फलाने हुई है, ऐसे लगता है जैसे हमारा रियलिटी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, हेरसे पे हम परवाज़ कर रहे होते हैं, हेरसे पे चल रहे होते हैं, सुनी सुनाई बातों पे चल रहे होते हैं। अब ये शेख हसीना वाजिद का तो आपने कहा, शेख हसीना वाजिद के दौर में जो इकोनॉमी है बांग्लादेश की, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड, अच्छा रीजन नहीं, वर्ल्ड, नॉट इन द रीजन। स्लो डाउन हो गई। वाई स्लो डाउन हुई? कोई ना कोई मुहरकात होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। उसमें ये हुआ कि कम अज़ कम जो फिगर एक वक्त में मेरी आंखों के सामने से गुजर रही थी, मैं कुछ चीज़ स्टडी कर रहा था, तो उसमें कहा जा रहा था 3 करोड़ 20 लाख लड़के जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, यंग नौजवान, आपकी तरह के, मेरी तरह के नहीं, आपकी तरह के, वो वेले हैं बेचारे, बिल्कुल 20% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। 17 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है। अब 3 करोड़ 20 लाख स्टूडेंट्स एज का जो पढ़े, जिसमें पढ़े लिखे भी आते हैं, उनका रोज़गार ना होना या उनके पास कोई काम ना होना, ये एक मसला इशू है। इस मसले को हल करना दोनों तरफ जाती है बात, सोसाइटी पे भी जाती है, स्टेट पे भी जाती है, हुकूमत पे भी जाती है। हमारे यहाँ ट्रेंड बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे साथ जो हुआ, मैं उसका जिम्मेदार हुकूमत को या स्टेट को डिक्लेयर करूँगा। मैं कभी अपनी तरफ नहीं देखूँगा कि मेरी अपनी ही वजह से ये बात हो सकती है। हमारा ट्रेंड इनवर्ड, हमारा तो कोई इस तरह का है इशू ही नहीं है, हमेशा आउटवर्ड का हमारा होता है। इनवर्ड का तो हमारा है ही नहीं कि हम वो क्या होते हैं 2 लफ्ज़। आपकी अंग्रेज़ी मुझसे बहुत बहुत बेहतर है, बल्कि वहीद से भी बेहतर है आपकी अंग्रेज़ी। एक लफ्ज़ 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, इंट्रोवर्ड एक्सट्रोवर्ड। हाँ जी। अब इंट्रोवर्ड एक्सट्रोवर्ड रख लो। हमारे खित्ते का प्रॉब्लम ये है कि हमने इल्ज़ाम दूसरे पे लगाना, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी हमने दूसरे पे डालनी, और ख़ुद हम बिल्कुल मुबर्रा होते हैं सारी चीज़। हम तो छूछे बच्चे हैं, बेकसूर हैं, हम तो बिल्कुल मजलूम हैं। अब दुनिया भर में जहाँ कहीं भी अनरेस्ट होती है, और जहाँ कहीं भी उसको देखा जाता है पार्लिमानी लेवल पे, जहाँ पार्लिमानी फॉर्म गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ ये देखते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कितना जिम्मेदारी बनती है। लोग मुश्तिल जहाँ तक हो सकते थे उससे आगे कितना गए, एक्सीड कितना किया, हमारे यहाँ नहीं देखा जाता। अच्छा, आपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात की, तो इससे मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि ये बांग्लादेश की तारीख़ में ये दिन किस तरह लिखा जाएगा जिसकी वीडियोस हम देखते हैं कि पुलिस, आर्मी गोलियां चला रहे हैं स्टूडेंट्स पर, डंडों की बारिश कर रहे हैं उन पर। ये उनका अंदरूनी मामला है, हम नहीं बोल सकते, पाकिस्तान नहीं बोल सकता, इंडिया बोल सकता है। जब 1971 में इनखला हुआ था बांग्लादेश से हिंदू बंगालियों का, बात वहाँ से शुरू हुई थी कि एक बंगाल का एक हिस्सा हमारे पास था, बंगाल का दूसरा हिस्सा इंडिया के पास था। जब ये 1971 का अपना पीक पे गया है ना, तो उस वक्त तक बहुत सारे लोग, काफ़ी तादाद है, इस वक्त मेरे जहन में है नहीं कि तादाद कितनी, लाखों में तादाद थी, वो हुए थे, उन्होंने रिफ्यूज महाजर बन गए थे, इंडिया में चले गए थे। तो इंदिरा गांधी परेशान हो गई, इंडिया की हुकूमत परेशान हो गई कि यार इतने लाख बंदा आ रहा है, बंगाल में आ रहा है, ये क्या मसला हुआ है। तब वो चीज़ें शुरू हुई जो अल्टीमेटली बिल आखिर जाके वो सकूते ढाका जिसे हम कहते हैं, और वो इंडिपेंडेंस वॉर कहते हैं, उसकी शक्ल में आई थी। आज भी वहाँ पे ये सिचुएशन बनती है अगर, तो कि बंगाल ही से बंगाली महाजर बनते हैं और इंडियन बंगाल में जाते हैं, तो फिर शेख हसीना वाजिद की कहेगी अपनी तारीख को अपने हाथों से कमज़ोर कर रही होगी, अपनी ही तारीख को, वो तारीख जिस पे उनको भी
घमंड है, और Already दुनिया नहीं कर के दिया। बाकी हिस्सों को भी है कि यार इनके साथ वाकई 1971 में ज्यादती हुई थी। ऑलरेडी कमज़ोर नहीं कर दिया थोड़ा? देखो अनरेस्ट जो होता है ना, अब ये नरेंद्र मोदी है, लेकिन इस स्केल पर। नहीं नरेंद्र मोदी बंदे तो नहीं मारे नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी पे कोई करप्शन केस भी नहीं है। हम जितना मर्जी उसे बुरा भला कहें कि हमारे लिए वो ये है, हम तो ऐसे देखते हैं जैसे दुश्मन मुल्क होता है, दुश्मन वज़ीर आज़म होता है। अब दुश्मन मुल्क में भी कुछ चीज़ें होंगी, खुसूसियात होती हैं, दुश्मन वज़ीर आज़म में भी कोई क्वालिटीज़ होती हैं, हम उस तरफ नहीं जाते। लेकिन जितना अनरेस्ट पोलिटिकली डैमेज करना जितना नरेंद्र मोदी ने इंडिया में किया ना, विदाउट बीइंग ए करप्ट पर्सन, विदाउट बीइंग ए पर्सन और प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जिसकी वजह से लोग मरे हों, लोग नहीं मरे जिस तादाद में यहाँ बांग्लादेश में जितने थोड़े वक्त में ज़्यादा बंदे मरे, इस तरह से नहीं मरे। बट वो होता है कि सोशल सेटअप होता है, पॉलिटिकल सेटअप होता है। सोशल सेटअप एंड पॉलिटिकल सेटअप को बहुत डैमेज कर दिया नरेंद्र मोदी ने, बहुत डैमेज कर दिया। जैसे ताज साहब, जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे जो मैंने आगाज़ में भी किया था, संडे के फैसले के बाद आज सिचुएशन थोड़ी काम नज़र आती है, कर्फ्यू अभी भी बरकरार है, 2 घंटे की ब्रेक दी गई थी कि सारे ग्रॉसरीज वगैरह इकट्ठी कर लो। अब आपको सिचुएशन बेहतर होती नज़र आ रही है या नहीं? मुझे पहले एक बात बताएं, संडे को छुट्टी नहीं थी बांग्लादेश में? होती है। संडे को छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अगर तो संडे की छुट्टी बांग्लादेश में होती है और सुप्रीम कोर्ट ने संडे को डिसीजन दिया, तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट भी हरिकेन स्टाइल में होगी। बिल्कुल। वो भी देख रही होगी कि भाईजान ये मामला बहुत हद से बढ़ गया, और ये शुरू कहाँ से हुआ था? वो भी अदालत से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत भी अदालत से हुई थी, हाई कोर्ट के फैसले से हुई थी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेके इसको कंट्रोल में भी हम रिवर्ट भी किया, वो भी उससे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो संडे को सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने का मतलब था कि उनको भी एहसास था कि बात बहुत बिगड़ गई हुई है, वरना मंडे को भी दे सकते थे, वर्किंग डे में दे सकते थे। अगर तो संडे को छुट्टी होती है बांग्लादेश में, तो संडे को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की तायद करता है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास होगा, वहाँ के जजेस को भी एहसास होगा कि ये करो। अब वो फिर बॉल जो होता है ना, बॉल जो है ना, हमेशा किसी एक के कोर्ट में हमेशा नहीं रहती, कभी मेरी कोर्ट में होगी, कभी आपके कोर्ट में। हम जब मुकालमेबाजी कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में बहुत कम मुकालमेबाजी होती, पाकिस्तान में मुकाबलाबाजी होती, मुकालमाबाजी नहीं होती, मुकाबलाबाजी होती कि मैं आपको कितनी आपकी तजलील कर सकता हूँ, आप मेरी कितनी कर सकते हैं, और जो देखने वाला वो उसी में खुश होता है। अब वहाँ कभी कोर्ट गेंद आपके कोर्ट में, कभी मेरे कोर्ट में। अब वहाँ पर हुआ कि अदालत के कोर्ट में गेंद थी, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो सियासी कोर्ट में चली गई। वो जो जहाँ गेंद गई है अब वो सियासी मैदान है, अब शेख हसीना वाजिद का मैदान। अब मुकम्मल तौर पे सब तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है ना, वो शेख हसीना वाजिद की होगी। ठीक है, अब तमाम की तमाम जिम्मेदारी शेख हसीना वाजिद की होगी, क्योंकि जो बॉल है वो उनके कोर्ट में जा चुकी है, और जो हमारी पॉडकास्ट की बॉल है वो भी हमारे कोर्ट से बाहर वक्त की कोर्ट में जा चुकी है। और अब हमें यहीं पे आज की पॉडकास्ट को दी एंड करना पड़ेगा। आज की पॉडकास्ट आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। एंड डू लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट ऑनगोइंग सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश, और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।